हाय एवरीवन। आप कभी भी आपका नया बिजनेस सेटअप करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो एक सवाल आपके मन में हमेशा आता है और वो ये है कि मैं इस बिज़नेस को कैसे चलाऊं। क्या मैं इसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनाऊं या फिर मैं इसके लिए कंपनी बनाऊं या फिर मैं इसको सोल प्रोप्राइटरशिप में ही चलाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आप आपके बिज़नेस को किस किस तरीके से चला सकते हैं या आपके बिज़नेस के कितने फॉर्म्स होते हैं और हर एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का क्या रेलेवेंस होता है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके पास बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं, ये फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हम इस वीडियो में ये सब समझेंगे ताकि आप आपके बिजनेस के फॉर्म को लेके एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब होता है एकमात्र स्वामी। तो इसके नाम में इसका मतलब छुपा है। कोई भी बिजनेस में अगर 100% ओनर कोई भी एक इंसान है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इसमें डिसीजन मेकर जो भी बिजनेस का है वो सिर्फ एक ही इंसान होता है। इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है और ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। तो कंप्लायंस कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? कंप्लायंस कॉस्ट मतलब जो भी आपके बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसको रेगुलर मैनेज करने के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है उसको बोलते हैं कंप्लायंस कॉस्ट। तो इसमें इसकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ही मिनिमम होती है क्योंकि आपको एक मामूली सा म्यूनसिपाल्टी या नगर पालिका का एक लाइसेंस लेना होता है जो कि आपको बहुत ईजीली मिल जाता है। तो इसको आप लेके आप अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस इजीली सेटअप कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस सेटअप करना बहुत ही इजी होता है और इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट से छूट भी मिलती है, जैसे जीएसटी यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स में कुछ बहुत सारी छूट आपको मिलेगी जिससे आपके बिज़नेस ईजी भी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कोई भी आपके आसपास की मार्केट की ग्रोसरी शॉप्स या सैलून या जो भी आपको आपके एक इंडियन मार्केट स्ट्रीट्स जो होती है उसमें जो भी शॉप्स होती है वो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ही स्ट्रक्चर्ड होती है। तो लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जैसे कि एक एक सिंगल पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, बिजनेस के सारे डिसीजन ले रहा है, तो उस सिंगल पर्सन की एक लिमिटेशंस होती है, उसके रिसोर्सेज की भी लिमिट होती है और उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी की भी लिमिटेशंस होती है। तो इस लिमिटेशंस को आप ओवरकम कर सकते हैं। वो कैसे? तो दूसरा वहीं पे हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलके कैपिटल इकट्ठी करके बिजनेस स्टार्ट करें और जो भी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस है उनको उनके कैपिटल के रेशो में आपस में बांटें, तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। पार्टनरशिप फर्म का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आपको एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिल पा रही थी वो आपको पार्टनरशिप फर्म में मिलती है। जैसे कि जो काम आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले कर रहे थे या कैपेसिटी थी कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की वो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में करी, लेकिन एज अ पार्टनरशिप फर्म आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव से भी पैसा ले सकते हैं, उनको अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं और उनके साथ मिलके अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म जब भी फॉर्म होती है तो एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है और पूरी पार्टनरशिप की गवर्नेंस मतलब पूरी पार्टनरशिप का मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होंगे, पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, ये सब चीज़ उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डॉक्यूमेंटेड होती है। तो अब ये डिसएडवांटेज क्यों है? ये तो अच्छी चीज़ हुई ना। मेनली क्या होता है कि जब भी आप किसी से पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जब भी कोई आपका नया पार्टनर आएगा तो आपका पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट पूरा कैंसिल होगा और नए सिरे से एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। तो इसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट और डॉक्यूमेंटेशन करने की सारे एग्रीमेंट करने का जो हसल बसल है ये होता है। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि बिज़नेस में होने वाले क्या सिनेरियोज़ हैं, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या डिस्प्यूट हो सकते हैं।
ये पता लगाना आज एग्रीमेंट की डेट पे ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस आगे जाके हो सकती है जिसको आज हम डॉक्यूमेंट करके और एग्री नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स होने के कारण फिर केसेस होते हैं, कोर्ट में केस लगता है और तब बात आती है फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आपको सोचना चाहिए पहले किसी से भी पार्टनरशिप करने से पहले। तो जनरली आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से पार्टनरशिप करना चाहिए जो जिनसे आप डिस्प्यूट विदाउट कोई एग्रीमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि आपको उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है और आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट है, तो फिर ऐसे लोगों से आप पार्टनरशिप ना ही करें तो अच्छा है। पार्टनरशिप फर्म का दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म पे जो टैक्स लगता है वो 30% की फ्लैट रेट से लगता है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स लगता है उसमें आपको स्लैब रेट का फ़ायदा मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपको उस पर फ्लैट 30% से 60,000 का टैक्स लगेगा जो आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती तो आपको 2 लाख पे 0% टैक्स लगता और आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं भरना पड़ता। तो ये एक सेकेंड डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का। तो अभी हमने 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो समझे, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। दोनों में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और वो ये है कि इन दोनों केसेस में आपको सेफगार्ड अगेंस्ट पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मिलता। तो सेफगार्ड अगेंस्ट पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका ये मतलब है कि बिजनेस एंड बिजनेस ओनर को सेम एक एंटिटी माना जाता है। कोई भी लीगल मैटर्स में अगर बिजनेस को किसी को कंपेंसेट करने का या पेनल्टी देने का ऑर्डर मिला है तो इस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए अगर बिजनेस की खुद की असेट्स कम पड़ जाती है तो कोर्ट बिजनेस के ओनर को अपनी पर्सनल असेट्स से कंपेंसेशन देने के लिए फोर्स कर सकता है। इसका ये मतलब है कि आपकी पर्सनल असेट्स और आपने जो बिजनेस में असेट्स लगाई है वो दोनों को क्लब करके आपकी टोटल असेट्स निकाली जाएगी, और कभी आपको किसी को पेमेंट करना पड़ गया इससे ज़्यादा का तो आपका घर भी इसमें बिक सकता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन को कंपनी बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपने मान लो कुछ टाइम पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बिज़नेस खोला और वो अच्छा चलने लगा, तो कुछ टाइम में आपने आपके फ्रेंड को इनवाइट करा और उसको आपके बिज़नेस में पार्टनर बना लिया। तो उसके बाद आपका बिज़नेस और अच्छा चलने लग गया, अब आपको और एक्सपेंशन करना है और कैपिटल और इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन। पहला कि आप उन इन्वेस्टर्स को एज अ पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में इनवाइट करें, उनसे कैपिटल लें। तो इस केस में ये प्रॉब्लम फिर से आ सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो नए इन्वेस्टर से आपकी वैसे ही बनती हो जैसे आपके पहले फ्रेंड्स से बनती थी, और फिर इस केस में डिस्प्यूट्स के चांसेस हैं और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होने के भी चांसेस है, क्योंकि फिर आपका नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, फिर उसमें सारे नुआंसेस होंगे। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप एक प्राइवेट कंपनी बनाएं। तो कंपनी में ऐसा क्या अलग है जो पार्टनरशिप में नहीं है? तो सबसे पहली चीज़, कंपनी एक रेगुलेटेड एंटिटी होती है। इसका क्या मतलब? कंपनी कभी भी रजिस्टर होती है तो वो रजिस्टर होती है द कंपनीज एक्ट 2013 में, और गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने के लिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो जब भी आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में रजिस्टर होती है। अब कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनीज़ को जो मैनेज करते हैं जिनको बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके क्या सेपरेट राइट्स हैं, ये सब चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्न करती है, और टाइम टू टाइम इसमें जो भी रूल्स हैं उनको मेंटेन करती है और चेंज करती है। अब एज अ इन्वेस्टर आप ज़्यादा सेफ फील करते हैं टू इन्वेस्ट इन अ प्राइवेट कंपनी एज़ कम्पेयर टू इन अ पार्टनरशिप फर्म। ऐसा क्यों? तो कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसका एक फॉर्मेट डिसाइडेड है, उस फॉर्मेट के बाहर आप ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं कर सकते। बजाय कि पार्टनरशिप फर्म में ये बहुत ही एक अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। तो जब आप किसी अनजान व्यक्ति को पैसा देते हो, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो एज अ इन्वेस्टर, तो आप
ये इंश्योर करना चाहते हो कि सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड हो। तो ये काम करता है एमसीए। एमसीए के पास सारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के टाइम टू टाइम फाइनेंशियल्स, रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ें एनुअल रिटर्न्स के थ्रू एमसीए के पास रजिस्टर्ड होती है और इसको कोई भी नॉमिनल फीस दे के कोई भी एक्सेस कर सकता। कंपनी का दूसरा एक एडवांटेज होता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इसका मतलब जैसे हमने पहले समझा कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी ओपन करी, उसकी टोटल असेट्स सब मिला के वो होता है 1 लाख रुपए, और आपकी कंपनी पे आपके एक सप्लायर ने केस कर दिया और कोर्ट में वो डिमांड कर रहा है आपसे 10 लाख रुपए, और आप वो केस हार जाते हैं और कोर्ट कंपनी को ऑर्डर देता है कि कंपनी को उस सप्लायर को 10 लाख रुपए रीपे करना है। अब कंपनी की सारे असेट्स सब सारी मिला के वो तो 1 लाख ही होती है। अब सप्लायर को पे करना है 10 लाख रुपए, तो कंपनी कैसे करेगी? तो कंपनी सप्लायर को 1 लाख रुपए ही देगी, जो बचे हुए 9 लाख हैं वो कोर्ट भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑर्डर नहीं कर सकता कि वो बचे हुए 9 लाख अपनी पॉकेट से उस सप्लायर को दें। तो ये इसका मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब अगर यहाँ पे कंपनी की जगह आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती या पार्टनरशिप होती, तो पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर्स को एक ही माना जाता। तो ये इस केस में जो बचे हुए 9 लाख हैं वो आपको आपकी पॉकेट से उस सप्लायर को देने पड़ते। तो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। और इसी सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से आपने देखा होगा कि कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो किसी पे भी केस लगा सकती है या कोई और भी कंपनी पे केस लगा सकता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये सब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एज पर लॉ कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है। कंपनी का जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसका एडवांटेज आप एक और तरीके से ले सकते हैं। वो कैसे? तो आप मानिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए है और ये 100 करोड़ रुपए को आपको 3 बिजनेसेस में लगाना है। तो पहला ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि एक ही कंपनी बनाई, उस कंपनी के अंडर आपने 3 बिजनेस लाइन बनाए और पूरे 100 करोड़ उस एक कंपनी में लगा दिए। अब मान लो एक बिजनेस है आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, दूसरा है आपका रेस्टोरेंट चेन और तीसरा है जिम का बिजनेस। अब जिम और रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपको कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप एक ही कंपनी बनाते हैं तो आपके पूरे 100 करोड़ उस कंपनी में लगे हुए हैं। अब कल को कुछ ऐसा केस होता है, मान लो जिम में या फिर आपके रेस्टोरेंट बिजनेस में, कि आपके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगा देते हैं। तो इस केस में अब आपकी कैपिटल ज़्यादा है तो आपके ऊपर वो पेनल्टी भी लगेगी, आपकी कंपनी की वो कैपिटल आपको उस पेनल्टी के अगेंस्ट देना पड़ेगी। वहीं पे अगर आप इसके लिए एक कंपनी की जगह 3 कंपनी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक जिम के लिए एक कंपनी, रेस्टोरेंट के लिए एक कंपनी और एक कंपनी आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपने 50 करोड़ लगा दिए और बचे हुए 25 करोड़ आपने रेस्टोरेंट और जिम बिजनेस में लगाए। अब क्या होगा? अब आपकी कैपिटल एक लॉक हो गई तीनों बिजनेस में। अब किसी भी बिजनेस में आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। आपने 25 करोड़ अगर आपके रेस्टोरेंट में लगाए, अब कुछ भी केस होता है, कल को आपके ऊपर 50 करोड़ 100 करोड़ की फ़ाइन लग जाती है कंपनी के ऊपर, तो भी आपकी लाइबिलिटी जो है वो 25 करोड़ तक ही लिमिटेड है। वो बात अलग है कि कोई आपकी कंपनी पे भी केस लगा दे और पर्सनली आप पे भी केस लगा दे, तो फिर उस केस में आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका है जिससे आप सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कंपनी फॉर्म करने के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला, जैसे कंपनी एक रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो इसमें जाहिर सी बात है कंप्लायंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब? कंपनी को स्टार्ट करने से लेके उसको मैनेज करने तक, उसको रेगुलर मेंटेन करने से लेके उसके वाइंडिंग अप यानी क्लोजर तक बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ती है, और इसको पूरी करते हैं प्रोफेशनल्स जैसे सीए या सीएस। अब इनकी अलग अपनी फ़ीस होती है। कंपनी अगर आप फॉर्म करवा रहे हैं
तो हर साल उसका ऑडिट करवाना ज़रूरी है, और ऑडिट करवाएंगे तो उसकी ऑडिट फीस होगी। इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलर प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। आपको रेगुलरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एमसीए के साथ फाइल करवानी पड़ती है। तो ये जो सारे प्रोफेशनल टास्क हैं, इसको करवाने के लिए कॉस्ट लगती है, और ये कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पे कर सकता है। तो आप आपके बिज़नेस की स्केल को देखो। अगर आपका बिज़नेस इतने स्केल पे काम कर रहा है या इतने स्केलेबल हो सकता है आने वाले टाइम पे, तो आपके लिए कंपनी फॉर्म करना एक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है। वरना सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपकी कंप्लायंस कॉस्ट मिनिमम लगती है। इनको फॉर्म करवाने के लिए या फिर इसको रजिस्टर करवाने के लिए, इसको रेगुलर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको इतनी फॉर्मेलिटीज़ की जो कॉस्ट है, वो आपको जो कंपनी बनाने से जो बेनिफिट मिल रहे हैं उससे ज़्यादा है या कम है। अगर बेनिफिट्स आपके ज़्यादा हैं तो आप कंपनी फॉर्म करिए, और अगर आपके बेनिफिट्स कम हैं, कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर आप कंपनी फॉर्म करने से पहले एक बार सोचिए। कंपनी का एक और डिसएडवांटेज ये है कि आपको आपका जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवाना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में थोड़ा डिफ्रेंशिएटिंग होता है कि प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा डेटा एमसीए के साथ नहीं फाइल करना पड़ता है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा डेप्थ में हर एक चीज़, उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर उसने फाइल कर दी है कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ तो ठीक है। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो, आप लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको सारा डेटा क्वार्टरली आपके शेयर होल्डर्स के सामने पब्लिश करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी ये चाहते हो कि उसका जो भी डेटा है वो आप जनरल पब्लिक को दिखाओ। तो ये एक थोड़ा ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ सकता है अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं। तो अभी हमने 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस करा। अब वैसे तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है, इसको अलग अलग बिजनेसेस पे अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस आज के वीडियो को समराइज़ करना चाहूँ तो फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप आप कब ऑप्ट कर सकते हैं? जब आपके बिजनेस पे आपका क्लोज कंट्रोल हो और आपको फास्ट एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करना हो। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस फ्लेक्सिबल रहे, डायनामिक रहे, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को यूज़ कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको थोड़ी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और आपका एक्सपेंशन कुछ इंडिविजुअल लोगों पे डिपेंड करता है, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, और या फिर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करना है, फिर भी आपको ग्रो करना है या एक थोड़े हायर स्केल पे काम करना है, तो आप पार्टनरशिप का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ही हायर स्केल पे काम करना है, आपको रैपिडली ग्रो करना है, रैपिडली एक्सपांड करना है, और आपको आपकी पर्सनल असेट्स को सेफगार्ड करना है, आप चाहते हो आपकी लाइबिलिटी जो है वो बिजनेस चलाने से लिमिटेड रहे, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आप नहीं चाहते हो, तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमको सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए। थैंक यू।